A very good afternoon and welcome to all dear students. Let us begin our discussion for today. Few more examples on Bayes' theorem and few others which we haven't already seen based on addition theorem of probability or multiplication theorem of probability. That examples also we will discuss. So let us start. In a bolt factory, in a bolt factory, एक फैक्ट्री है जो बोल्ट बनाती है. मशीन्स A, B and C manufacture. So there are three machines. Machines A, B and C manufacture रिस्पेक्टिवली. बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है. तीन मशीन्स पे बोल्ट्स बनते हैं. मशीन ए पर 25% बोल्ट्स बनते हैं, बी पर 35%. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 तो बोल्ट्स नहीं बनेंगे, बट 100 बोल्ट्स में से 25 बोल्ट्स ए मशीन बना रही है, 35 बोल्ट्स बी मशीन बना रही है एंड 40 बोल्ट्स एंड 40% ऑफ द टोटल. जो भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बोल्ट्स की, उसका परसेंटेज वाइज मशीन का विभाजन ऐसा है. ए पर 25% बोल्ट्स बनते हैं, बी पर 35 और सी पर 40% बोल्ट्स बनते हैं. इफ देयर आउटपुट if their output 5, 4 and 2%, 5, 4 and 2% are defective bolts. 5%, 4% and 2% are defective bolts. ए मशीन पे जो भी बोल्ट्स बन रहे हैं वो उसमें 5% डिफेक्टिव है. बी पे जो बन रहे हैं उसमें 4% डिफेक्टिव है. और सी पे जो बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, उसमें 2% डिफेक्टिव है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज. सो व्हाट वी हैव डन, एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, अ बोल्ट इज ड्रॉन. A bolt is drawn at random. मशीन्स पर बोल्ट्स बन गए हैं और उनको इकट्ठा कर लिया है और उसमें से रैंडमली एक बोल्ट चूज किया. A bolt is drawn at random from the product and it is found to be defective. और रैंडमली चूज किया और वो डिफेक्टिव है ऐसे पता चला and is found to be defective. What is the probability that it was manufactured by machine B? What is the probability that it was manufactured on machine by machine B? तो एक बोल्ट फैक्ट्री में तीन मशीन्स 25, 35 और 40% बोल्ट्स बना रही है टोटल बोल्ट्स के, और 5, 4 और 2% बोल्ट्स डिफेक्टिव है तीनों मशीन्स पर. रैंडमली अगर बोल्ट चूज किया और वो डिफेक्टिव निकलता है तो क्या चांसेस है कि वो बी का होगा.
कितने चांसेस है कि वो बी का होगा। इसमें ये समझना जरूरी है कि ए, बी और सी से कितने प्रतिशत डिफेक्टिव आइटम बन रहा है वो तो हमें पता है, लेकिन बी डिफेक्टिव प्रोडक्ट में से रैंडमली आपने चूज किया और वो बी का है, ये अलग बात है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। बी पे डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना होना ये दूसरी बात है, लेकिन डिफेक्टिव प्रोडक्ट में से एक निकालना और वो बी का होगा, ये प्रोबेबिलिटी, ये दूसरी बात है। तो हमें वो ढूंढना है कि एक डिफेक्टिव बोल्ट था और वो बी का है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें डेफिनेटली बायस थ्योरम यूज होगा, यहाँ पे लगेगा बायस थ्योरम। तो B1, B2, B3, let B1, B2, B3 be the event of bolt manufactured on machine A, B and C, B1, B2 and B3 be the event of bolt manufactured on machine A, B and C respectively। तो तीन ही मशीन पे बोल्ट बन रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में। तो ये जो भी इवेंट है बोल्ट बनने का, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ये टोटली एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तीनों मिलकर एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इसके अलावा चौथा कोई मशीन है ही नहीं, तीनों पे ही बोल्ट्स बन रहे हैं। तो बोल्ट्स बनने का इवेंट हमने B1, B2, B3 ऑन मशीन A, B एंड C रिस्पेक्टिवली ऐसे लिख दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, अगर मशीन A, B1 मतलब रिलेटेड टू मशीन A, मशीन A पर मैन्युफैक्चरिंग 25% है, तो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट मशीन A का रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 25/100। सपोज 100 बोल्ट्स बन रहे हैं, तो 100 में से 25% यानी 25 बोल्ट्स A से आ रहे हैं, मशीन A से आ रहे हैं। तो 25/100 इज 0.25। तो मशीन A पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। सिमिलरली मशीन B पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? B पर 35% प्रोडक्शन हो रहा है, तो 35% को हम प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे 0.35। कोई भी बोल्ट लीजिए आप, वो मशीन B का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.35। सिमिलरली वो मशीन C पे बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? अगर उसका 40% प्रोडक्शन है तो 0.40। तो ये प्रोबेबिलिटीज हैं कि बोल्ट A मशीन, B मशीन या C मशीन से आया है रिस्पेक्टिवली। तो ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A से आ रहा है मतलब A का बोल्ट है, मतलब वो B का नहीं रहेगा। तो A का है मतलब वो A का ही है, इसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये गिवन थिंग्स को हमने ठीक से एक्सप्रेस कर दिया और कुछ डेटा भी दिया है। व्हाट नेक्स्ट? इफ देयर आउटपुट 5, 4 and 2% आर डिफेक्टिव वोल्ट्स, तो 5% डिफेक्टिव वोल्ट्स हैं जो मशीन A पे बन रहे हैं। तो व्हाट इज गिवन टू अस? 5, 4 और 2% डिफेक्टिव वोल्ट्स बन रहे हैं A, B और C पर।
तो क्या दिया है, मशीन ए तो दिया ही है, इवेंट क्या है, मशीन ए। मशीन ए पर कितने प्रतिशत डिफेक्टिव है, 5%। तो डिफेक्टिव ऑन मशीन ए, डिफेक्टिव ऑन मशीन ए, दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये एक प्रोबेबिलिटी हमको डिस्कस करनी है, ठीक है। उससे पहले हम और एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं, आर्बिट्ररी इवेंट। वो आर्बिट्ररी इवेंट क्या है, डिफेक्टिव होना, क्योंकि अभी हम डिफेक्टिव के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो P of D be the probability of a bolt being defective। एक बोल्ट डिफेक्टिव रहने की प्रोबेबिलिटी P of D से डिनोट करेंगे। D ये डिफेक्टिव होने वाली इवेंट है, कि बोल्ट डिफेक्टिव होगा, ये इवेंट, ये आर्बिट्ररी इवेंट है। तो जो डेटा दिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन ए पर डिफेक्टिव गिवन ए, मशीन ए पर डिफेक्टिव होना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए पे जो भी प्रोडक्शन है उसका 5% डिफेक्टिव है, मतलब 5/100 इज 0.05। तो ये नोटेशन क्यों असाइन किया है, ये समझ में आया आपको, क्योंकि ए पर 5% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव गिवन मशीन ए। मशीन ए पर वो ऑलरेडी है, वहां से जो बोल्ट आ रहे हैं उसमें 5% डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव गिवन फ्रॉम मशीन ए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो कंडीशन क्या है, ए से आता है तो उसका डिफेक्टिव होना 5% है। तो डिफेक्टिव गिवन मशीन ए। ऐसे ही डिफेक्टिव गिवन मशीन बी, यहां पर आप B1 भी लिख सकते हैं, यहां पर B2 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी ठीक है। मशीन बी से आया है बोल्ट और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रतिशत कितनी है, 4%। तो 4/100, so it is 0.04। Similarly, defective given machine C, defective given from machine C is equal to 2%। तो 2% मतलब 0.02 प्रोबेबिलिटी है, किस इवेंट की 0.02 प्रोबेबिलिटी है, उस इवेंट की जिसमें आपको एक डिफेक्टिव बोल्ट मिलेगा, वो सी का होगा, सी मशीन का बना हुआ होगा। सी का डिफेक्टिव बोल्ट 2% है। ऐसे ही हमें पूछा क्या है कि डिफेक्टिव बोल्ट है लेकिन वो बी से क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें क्या ढूंढना है डियर स्टूडेंट्स, मैं ये 2 प्रोबेबिलिटीज आपके सामने लिख रही हूं और आपको इसमें फर्क समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि वही क्रक्स है इस प्रॉब्लम का। बी मशीन पर डिफेक्टिव बोल्ट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी, और इसमें डिफेक्टिव बोल्ट बी मशीन का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। बी मशीन पर बोल्ट डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी से होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। दोनों अलग अलग इवेंट्स है, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है, ये प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। बायस थ्योरम अगर मैं लिखूं तो बायस थ्योरम में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर गिवन ए आर्बिट्ररी इवेंट है, तो डिफेक्टिव बोल्ट हाथ में आना ये आर्बिट्ररी इवेंट है। B1 B2 B3 ये ABC पर प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज इक्वल टू
फॉर्मूला कैसे रिकॉल करेंगे? बी ए बी फॉर्मूला कैसे याद रखना है? B given A is BR ची probability into A given BR. BR given A is A given BR into probability of BR. Point to be noted here students. फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे? और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ BI into probability of A given BI. I runs from 1 up to n. n number of events की exhaustive events की probabilities into ये conditional probability of A given BI, ये product लेना और उनका addition करना. हमारे पास 3 machines है, तो तीनों के production के 3 events I will run from 1 to up to 3. तो वो एडिशन यहाँ पे आएगा. डिनोमिनेटर एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी होती है. टोटल प्रोबेबिलिटी की बोल्ट डिफेक्टिव होगा. तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. पहले डिनोमिनेटर को अलग से आप एग्जीक्यूट कर लीजिए और फिर उसे लाकर यहाँ पर रखिए, या फिर 3 टर्म्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. इंटरनली उनके सबके प्रोडक्ट्स हैं. तो आई थिंक कि टोटल प्रोबेबिलिटी पहले निकाल के फिर उसको यहाँ पे रखना कन्वीनियंट रहेगा. लेट अस परफॉर्म इट दैट वे. प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू. तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो ए का होगा, मशीन ए का होगा, तो मशीन ए का होना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है, और उसमें भी फिर वो डिफेक्टिव रहना, डिफेक्टिव गिवन ए मशीन का है. तो डिफेक्टिव गिवन क्या नोटेशन यूज किया हमने? ABC यूज किया है. ABC ही यूज किया है. आप B1 यहाँ पर B1 भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स. B1 प्लस, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि A से है और डिफेक्टिव है. ये नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? कि B से है और डिफेक्टिव है. ये B से आने वाले प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट है की प्रोबेबिलिटी है, और ये C से डिफेक्टिव प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है. और ये होगा, इन तीनों का एडिशन होगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ D, जो एक्चुअली डिनोमिनेटर है. तो एनी वे यू कैन डू, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. तो B1 से है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25. ये नंबर्स हम लिख लेते हैं. 0.25, 0.35 एंड 0.4 A, B और C से होने की प्रोबेबिलिटी. 0.25, 0.35 एंड 0.4 ये वाले. 0.25 इंटू प्लस 0.35 इंटू प्लस 0.4 इंटू. ए पे प्रोडक्शन हुआ है और ए पे डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05, वैसे ही बी की 0.04 और सी की 0.02. 0.05, 0.04, 0.02. तो ये हो गया टोटल
डिफेक्टिव होने का टोटल, हाउ मच इट इज? लेट मी नो कितना आ रहा है ये। $0.0345। यस, ठीक, ओके। तो डिनोमिनेटर प्राप्त हो चुका है, अब न्यूमरेटर तो महज दो चीजों का प्रोडक्ट है। हमें कहा गया है कि डिफेक्टिव है लेकिन वो बी से होगा, डिफेक्टिव है और मशीन बी से होगा, तो हमारे नोटेशन में बी को हमने B2 असाइन किया है, बी को B2 असाइन किया है हमारे नोटेशंस में, ताकि हम थ्योरम से इजीली उसे कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन D इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे? BD B D गिवन B, और यहां पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव भी लिख सकते हो। ये फॉर्मुलेशन आ जाएगी सभी को, BD और सेकेंड मशीन का है इसलिए B2। तो बी मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35। कोई बोल्ट बी मशीन पर बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.35, क्योंकि 35% उस पर प्रोडक्शन होता है, 0.35, और वहां का बोल्ट डिफेक्टिव होगा, इसकी 0.04, 0.35 इंटू 0.04, इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 0.0345, कितना आता है डियर स्टूडेंट? 0.406, सही है। तो क्योंकि 6 5 से बड़ा है, यहाँ पर एक ऐड करके हम इसे राउंड अप भी कर सकते हैं अप टू दो डेसिमल प्लेसेस एज 0.41। 0.41 प्रोबेबिलिटी है जो हमने बायस थ्योरम या बेस थ्योरम से निकाली है कि रैंडमली सेलेक्ट किया और डिफेक्टिव अगर मिलता है बोल्ट, तो वो बोल्ट बी का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.41। डिफेक्टिव बोल्ट्स में से एक चूज किया और वो बी का रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.41 है। ये एक अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और बी मशीन पे डिफेक्टिव होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.04 थी। ये अलग अलग, दोनों अलग अलग बात है, वही मुझे यहाँ पर आपको समझाना था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आपको समझ में आना जरूरी है कि एग्जैक्टली कौन सा इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया है, कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है, और कौन से इवेंट की फाइंड करनी है, ये आपको लिखते आना चाहिए। अब मैं समझना चाहूंगी कि आप फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो क्या, और प्रोबेबिलिटीज जो दी है उसे आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट पर आप आ चुके हो क्या। लेट मी सी दैट थ्रू एन एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल मैंने बायस थ्योरम पे ले लिए हैं। तो 3 अर्न्स, अब इस एग्जाम्पल में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। 3 अर्न्स, अर्न्स यानी पॉट, पॉट्स contains 6 red, 4 black, 4 red
सो पहले पॉट में 6 लाल और 4 ब्लैक, तो 6 लाल, ऐसे लाल मैंने रेड डॉट्स से बॉल्स बना दिए हैं, 6 रेड एंड 4 ब्लैक की बॉल्स हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, वो ठीक है। ऐसे दूसरे वाले में 5 रेड और 5 ब्लैक, 1 2 3 4 5, 5 रेड और दूसरे वाले में 4 रेड और 6 ब्लैक है, सॉरी 4 रेड, 4 रेड और 6 ब्लैक। ब्लैक, और तीसरे वाले में 5 ब्लैक और 5 रेड, 5 रेड, 1 2 3 4 5, 5 रेड और 5 ब्लैक। तो ये ऐसे अर्न्स, ये पहला वाला पॉट, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पॉट्स हैं और तीनों में रेड एंड ब्लैक बॉल्स हैं। काउंट इज नोन टू अस। पहले इसमें 6 रेड और 4 ब्लैक, दूसरे में 4 रेड और 6 ब्लैक, और तीसरे में 5 रेड और 5 ब्लैक। तो 3 urns contain 6 red 4 black, 4 red 6 black। क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूं मैं। 5 red 5 black, 5 red 5 black balls respectively. One of the urns is selected at random. One of the urns is selected at random. तो 3 पॉट्स है, तो तीनों में से एक रैंडमली सेलेक्ट किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अर्न 1, अर्न 2, अर्न 3 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है डियर स्टूडेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं इसे। उनकी शक्यता सेम ही है ना, तीनों में से कोई एक ही चूज होगा, तो तीनों की भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी दूसरों की है। इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं इसे। तो इस एक्सपेरिमेंट में 3 अर्न्स है, तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट किया है रैंडमली। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अर्न सेलेक्ट करने की, कोई भी अर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगी तो मैं नीचे लिखती हूँ, टेल मी, अभी आप आंसर देंगे। प्रोबेबिलिटी की U1, ये वाला अर्न सेलेक्ट होगा, ये वाला पॉट U1 पॉट सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करेंगे, 3 पॉट्स होते हुए उसका चुनाव करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बेसिक डेफिनेशन पे जाइए, M/N, टोटल पॉसिबल इवेंट्स 3 पॉट्स है, उसमें से
पहले पॉट U1 का चुना होगा वो एक ही बार पॉसिबल है, 1/3। तो U1 अर्न सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 कितनी रहेगी? U2 अर्न सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल 3 पॉट्स हैं, 3 में से वो एक है, उसकी भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। तीसरा पॉट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/3। इक्वली लाइकली इवेंट्स है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज भी सेम ही आती है। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/2 आती है। एक 6 फेस का डाई थ्रो किया तो कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इक्वली लाइकली है। ऐसे मैंने यहाँ पर आपको इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गई पहली आउटकम जो हमने इस क्वेश्चन से ली है। अब one of the urns is selected at random and a ball is drawn एक पॉट सेलेक्ट कर लिया रैंडमली कोई भी और उसमें से एक बॉल निकाला, फ्रॉम इट एक बॉल निकाला। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल रैंडमली सेलेक्टेड अर्न में से रैंडमली निकाला और वो रेड निकला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it is drawn from the first urn. तिन्ही अर्न्स मधून एक रॅन्डमली सिलेक्ट केला आणि त्यातलं एक बॉल काढला आणि तो रेड आहे, तर हा रेड आलेला बॉल हा पहिल्या अर्न मधून काढलेला असेल याची प्रोबेबिलिटी काढायची आहे। रेड बॉल की बात हो रही है, तो कौन से अर्न में कितने रेड बॉल्स है उस पर से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी पहले अर्न का है और रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? क्या लिखा मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ R/U1, R/U1 की प्रोबेबिलिटी मतलब गिवन U1 अर्न में से बॉल रेड होगा, U1 अर्न का बॉल रेड होगा। पहले तो वो U1 का होगा और रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी मैंने। और हमें पूछा क्या गया है, रेड बॉल हाथ में आता है तो वो U1 से रहेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ये दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? U1 का है, U1 में टोटल कितने हैं? 6 आणि 4 टोटल 10 बॉल्स आहेत। तर बेसिक डेफिनेशन वर जा पुन्हा। टोटल 10 बॉल्स अवेलेबल आहेत U1 मधून काढण्यासाठी। त्यातला आलेला बॉल रेड असेल याची प्रोबेबिलिटी आहे 6/10, कारण तिथे 6 रेड बॉल्स आहेत। 10 बॉल टोटल रेड आणि ब्लॅक मिळून त्यातला रेड बॉल येईल याची 6/10 एवढी प्रोबेबिलिटी आहे, म्हणजे 3/5। So this is available with us. Probability of a ball being red from U1 is 3/5. हे विचारलंय आपल्याला। Probability of red from U2
इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा, इट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इन U2 इज रेड, अ बॉल इन U2 इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अर्न 2 में कितने हैं टोटल, 4 रेड और 6 ब्लैक, टोटल 10 बॉल्स है, 10 बॉल में से रेड बॉल्स कितने हैं, 4, तो 4/10 तरीके से अर्न 2 में से रेड बॉल निकाला जा सकता है। Yes, it is 2/5. Very good. Arbaz and Shivani, they are writing it in the chat box. Very good. A probability of R given U3. U3 अर्न में रेड बॉल आएगा, U3 अर्न का रेड बॉल होगा निकाला हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, U3 में कितने बॉल्स हैं, 5 आणि 5 10, त्यातले 5 रेड आहे, 5 भागिले 10, 1/2. Very good, Harsh and Rushikesh and Pradeep. Very good. चलो, तो वी आर रेडी। पहले हम क्या करते हैं, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से टोटल प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं कि बॉल रेड होगा, कोई भी अर्न में से निकालिए वो रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कोई भी अर्न से हमें मतलब नहीं, अर्न 1 हो, अर्न 2 हो, अर्न 3 हो, तो पहले तो अर्न 1 से रेड बॉल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अर्न 1 सेलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी U1, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन U1 प्लस बॉल कहां से भी हो, U1, U2, U3 नो मैटर, रेड होना, बॉल का रेड होना ये आर्बिट्ररी इवेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये अगली टोटल प्रोबेबिलिटी कि कोई भी अर्न में से निकालिएगा रेड रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। U1 की प्रोबेबिलिटी, U2 की प्रोबेबिलिटी और U3 की कितनी है, 1/3 1/3 1/3, इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, तीनों की सेम प्रोबेबिलिटीज रहेगी, 1/3 इंटू प्लस 1/3 इंटू प्लस 1/3 इंटू U1 का रेड बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 एंड 2/5 एंड 1/2, 3/5 1/5 एंड 1/2, थ्री अपॉन 5 1/5 1/5 ठीक है क्या, 1/2 ये तो ठीक है, 4/10 4/10 यहाँ पर देखिए ये ठीक है, 1/3 इंटू 4/2/5 2/5 है ना, हाँ मैं 1/5 बोल रही हूँ, 2/5, थैंक यू। ये टोटल प्रोबेबिलिटी की कोई भी अर्न में से रेड बॉल निकाल लो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, ठीक है, तो पहले का आंसर है ये 0.5 आ रहा है स्टूडेंट, 3 कैंसल्स, 0.5 ठीक है, 0.5, हाँ तो इस एक्सपेरिमेंट में रेड बॉल आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, रेड बॉल है लेकिन वो पहले अर्न का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फॉर्मुलेशन कीजिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, U R
R U R or U1 U1 R R U1 R and probability of R. This is nothing but total probability. तो प्रोबेबिलिटी की रेड है, ये 0.5 आया है, जो पता है अपने. U1 given R. Sorry, this is U R U R U R U. फॉर्मूला याद कैसे रखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 अर्न 1 सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. एंड R गिवन U1 R गिवन U1 3/5 है. डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R 0.5. कितना आ रहा है आंसर? .4. यस. 0.4. ठीक है. तो शिवानी और अफशी ने भी दे दिया है और वही सही है. तो ये था बायस थ्योरम के बारे में. थ्योरम समझ में आ गया? आर यू ओके विद दिस थ्योरम? जैसे मैं लिखती हूँ फॉर्मूला वैसे बना पाओगे? इवेंट्स को डिफाइन कर पाओगे? इवेंट्स को डिफाइन करने के बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे? ठीक है. अब दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं. ये बायस थ्योरम पर नहीं है या बेस थ्योरम पर नहीं है, लेकिन डिफरेंट है. एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ पर बेस्ड है. वो डिस्कस कर लेते हैं. ऐसा हमने पहले नहीं किया है ऐसा एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस. तो इवेंट कैसा है देखिए, क्या कर रहे हैं हम. डाइस है, ऐसे डाइस पे ये 3 डॉट्स 4 डॉट्स एंड सो ऑन होते हैं ना. तो अ पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइसेस है. डाइस का पेयर मतलब 2 डाइसेस है. ऐसे 2 डाइसेस है और उन 2 डाइस को 2 बार टॉस किया है. मतलब जैसे मैं कह दूं कि प्रदीप और हर्ष के पास मैंने 2 डाइस दे दिए और उनको बोला एक बार उसको टॉस करो उसे, या मूव करके उसे थ्रो करो. ये एक बार. और फिर से मैंने प्रदीप और हर्ष को बोला कि अब फिर से ऐसे टॉस करके फिर से थ्रो करो. तो इवेंट आ रहा है समझ में? 2 लोगों के पास 2 डाइस है और उन्होंने पहले टॉस करके थ्रो किया और फिर टॉस करके थ्रो किया. अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी of scoring 7 तो हम जो गेम्स खेलते हैं उसमें ये ऐड होते हैं ना, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, मतलब टोटल कितना आ गया? 5. तो स्कोर 7 आए
दोनों प्रदीप और हर्ष का मिला के स्कोर 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 7 पहिला टॉस केला आणि त्याच्यात 7 आलं आणि दुसऱ्या टॉस मध्ये 7 नाही आलं, तर ती एक इव्हेंट आहे, त्याची प्रोबेबिलिटी काढायची. तो 7 एक बार आना चाहिए. सपोज पहले टॉसिंग में आ गया और दूसरे में नहीं, या दूसरे में आ गया और पहले में नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. 2 बार टॉसिंग है, फर्स्ट टॉसिंग एंड सेकेंड टॉसिंग. वंस कब आएगा? यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं चाहिए, और यहाँ पर आता है सेकेंड में, तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए पहले में. केवल एक बार दोनों अपर फेसेस का सम साथ आ जाए, इसकी चांसेस कितनी है? ये इवेंट आपको समझ गया है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढनी है. वरच्या फेसचा स्कोर प्रदीपने आणि हर्षने टाकलं आणि वरच्या फेसचा स्कोर 7 आला पाहिजे, तर तो एकदाच आला पाहिजे. दोनदा टॉस करून दोनदा टाकलं ना, दोनदा बेरीज केली आपण दोन्ही इव्हेंट्सची वेगवेगळी, तो एक ही बार 7 स्कोर आए एडिशन उनके, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दूसरा पॉइंट है एटलीस्ट वंस. अब एटलीस्ट वंस का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कम से कम एक बार तो भी 7 आना चाहिए, मतलब या तो पहली बार या दूसरी बार, या फिर दोनों भी टाइम आता है तो भी चलेगा. पहिल्या टॉसिंग मध्ये 7 आलं तरी चालेल, दुसऱ्या टॉसिंग मध्ये 7 आलं तरी चालेल, दोन्ही याच्यात 7 आलं तरीही चालेल. इसका मीनिंग है एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट वंस हम जनरली कैसे ढूंढते हैं? 1 माइनस नॉट एट ऑल. आता ही नहीं है और कम से कम एक बार आता है, ये एक दूसरे के नेगेटिव स्टेटमेंट्स है. तो एटलीस्ट वंस ढूंढने का आसान तरीका क्या है? 7 कम से कम एक बार आए और 7 एक बार आए, इसमें फर्क है डियर स्टूडेंट्स. वंस एंड एटलीस्ट वंस में फर्क है. वंस आना यानी या तो पहले थ्रो में 7 एडिशन आए या दूसरे थ्रो में आए. पहले में आए दूसरे में नहीं आए, या दूसरे में आए पहले में नहीं आए. लेकिन एटलीस्ट वंस का मीनिंग अलग है. सिर्फ पहले में भी आए तो चलेगा, सिर्फ दूसरे में भी आए तो चलेगा, दोनों में भी आता है तभी चलेगा. उसे 1 माइनस नॉट एट ऑल, 7 आना ही नहीं, ये प्रोबेबिलिटी 1 में से सबट्रैक्ट करना, यानी कम से कम 7 एक बार आएगा. आणि तिसरं जे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे ते आहे ट्वाइस. दोनदा आलं पाहिजे. पहिलं टाकलं त्याच्यातही आलं पाहिजे आणि दुसरं टाकलं त्याच्यातही आलं पाहिजे. हे किती, याची प्रोबेबिलिटी किती आहे? क्वेश्चन समझ में आ गया? तीनों बिट्स क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस. अब ऊपर के फेसेस पे प्रदीप और हर्ष ने डाला, ऊपर के फेसेस पे 7 जो भी रीडिंग्स आ रही है उनकी एडिशन 7 आए, ये कितने तरीके से पॉसिबल है? 3 मैम. 3 तरीके से. हाँ, तो पार्शियली करेक्ट है आप. पहले डाइस पे ऐसे डॉट्स दिखते हैं आपको, नंबर्स नहीं लिखती मैं, डॉट्स डालती हूँ तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा. ऐसा, ये 3, ये 4, 5, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहते. तो ये हो गया प्रदीप वाला, और मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ हर्ष वाला. ये हर्ष के कॉइन्स, ये टॉसिंग के रिजल्ट्स.
तो प्रदीप का अगर 1 आता है, ध्यान से देखिएगा, प्रदीप के इसमें 1 आ गया और हर्ष के इसमें 6 आ गया, तो 1 और 6 की जोड़ी 7 बनाएंगी। ये एक इवेंट है जिसमें आपको 7 मिल रहा है। प्रदीप के इसमें 2 है और 2 में और कितने चाहिए होते मुझे? 5। हर्ष के इसमें 5 है। ये भी इवेंट मुझे एडिशन 7 दे रहा है। फिर प्रदीप का 3 आता है, तो हर्ष का 4 आ जाए तो 7 बन जाए। 3 और 4 7। अब प्रदीप का 4 है तो हर्ष का मुझे 3 लगेगा, और प्रदीप का 5 आ जाए तो हर्ष का 1 आ जाए, 2 आ जाए तो बात बन जाए 7 की, और प्रदीप 6 ले और अगर हर्ष 1 दे दे तो भी मुझे 7 की एडिशन प्राप्त हो जाती है। तो ये कितने तरीके से हो रहा है? 7 स्कोर की प्राप्ति दोनों का मिलकर 6 तरीके से। तो 3 का आपको डबल करना है, क्योंकि 1 6 6 1 2 5 5 2, ऑर्डर चेंज तो मीनिंग भी चेंज होता है। यहाँ पे 2 5 का मतलब 2 हर्ष के और 5 प्रदीप के है, और यहाँ पे 5 हर्ष के है और 2 प्रदीप के है। दोनों अलग अलग बातें हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ऊपर 7 आना ये 6 तरीके से हो सकता है। सम ऑफ अपर फेस ऑफ द 2 डाइसेस will be 7 in total 6 ways. All of you agree? इसके अलावा कोई और इवेंट है क्या? Yes, अरबाज, अश्विनी, शिवानी एंड ऑल, ऋषिकेश, याच्या व्यतिरिक्त आहे का? दोघांचं बेरीज 7 मिळण्याचं दुसरं काही वे आहे का? नहीं मैम। हाँ, इतने ही पॉसिबल इवेंट्स में आपका अपर वाले फेस का एडिशन 7 आ जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं हर्ष और प्रदीप के? कितने कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हर्ष के हैं डॉट्स। हाँ, ये डॉट्स, तो ये 1 कितने के साथ जा सकता है? 1 2 3 4 5 6, हर्ष के 6 नंबर्स के साथ पेयरिंग कर सकता है। 2 भी उन 6 के साथ जा सकता है। 3 भी उन सारे 6 मेंबर्स के साथ जोड़ी बना सकता है। 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 6 के हर्ष के 6 आउटकम्स प्रदीप के 6 आउटकम्स के साथ 36 आउटकम्स होंगे। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। ये 1 6 2 5 जैसे बनाया ना, तो 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, 1 with 5, 1 with 6, ये 6 इवेंट्स। फिर 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 2 with 4, ऐसे और 6। तो कुल मिलाकर 36 आउटकम्स पॉसिबल है। तो इन 36 में से 2 आउटकम्स ऐसे हैं जो आपको 7 एडिशन देने लायक है। इन 36 आउटकम्स में से 7 आउटकम्स ऐसे हैं जो आपको 6 आउटकम्स ऐसे हैं जो आपको, ये 6 आउटकम्स 36 में से है जो आपको स्कोर 7 देते हैं। दोनों का स्कोर मिला करके 7 देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स? ये आपका n हो गया और ये आपका m है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी that the score is 7। हे जे आपण काढलं ना, हे नंबर ऑफ वेज आहे, ये नंबर ऑफ तरीके है, और जब
टोटल तरीके डिवाइडेड बाय फेवरेबल तरीके लेते तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर विल बी 7. एक टॉसिंग की बात हो रही है. विल बी 7 इज m/n. 7 आ सकता है 6 तरीके से, और ऐसे दोनों के थ्रो 36 प्रकार से पॉसिबल. 1/6. 7 स्कोर येणार ह्याची प्रोबॅबिलिटी 1/6 आहे. 7 स्कोर येणार नाही ह्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? प्रोबॅबिलिटी that score is not 7. स्कोर 7 नहीं येणार, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस स्कोर 7 स्कोर होना. इसको P of 7 से डिनोट कर दो. इसे स्कोर 7 आना इज 1/6. 6 में से एक चांस है. स्कोर 7 नहीं आएगा इज 1 माइनस स्कोर 7 आना. यस, 6 में से 5 चांसेस है कि 7 स्कोर नहीं आएगा. नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, तो ठीक है. अब एक्चुअली क्या करना है वो समझ लेते हैं. वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 7 वंस, ये पहले निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 7, प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 7 वन्स, एकदा स्कोर करणार याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? अब 7 स्कोर कब आएगा? एक ही बार, जब पहली बार आएगा और दूसरी बार नहीं, एंड पहिल्यांदा आलं दुसऱ्यांदा नहीं, एक ही बार चाहिए. तो या तो पहले में 7 आ गया और दूसरे में नहीं, तब 1 आता है, और पहले में 7 नहीं आना लेकिन दूसरे में 7 आना, ये दोनों भी चलते ना, तो इनमें एडिशन हो जाएगी. एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यहां पर आ जाएगी. पहले डाइस पे 7 दिखना, दूसरे में नहीं दिखना, या फिर पहले डाइस पे 7 नहीं दिखना, पहले दूसरे में दिखना. तो ऐसे ये एडिशन, इनका एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. P1 P2 दो इवेंट्स है, तो दोनों में से कोई एक होगा, कम से कम कोई एक होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी होती है P1 प्लस P2. तो ये एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है जब फर्स्ट वाले पे 7 आएगा, और ये एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है जब दूसरे वाले पे 7 आएगा. तो हमको ये भी चलता है या ये भी चलता है. तो पहले वाले पे आना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? अब डाइस तो सेम ही है, पहले टॉसिंग करो दूसरी बार टॉसिंग करो, सिर्फ रीडिंग्स अलग अलग होंगी. तो पहले पे 7 आएगा, इसकी चांसेस कितनी है? डाइस का स्कोर 7 आएगा, इसकी चांसेस कितनी है? 1/6. पहले पे आ गया, इसकी 1/6, एंड दूसरे पे नहीं होना, दूसरे पे नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है, 5/6 है, प्लस पहले पे नहीं आने की 5/6 और दूसरे पे आने की 1/6. तो कितना हो गया ये तो सेम ही एक्चुअली. 1/6 इंटू 5/6 दो बार आया है ना ये एडिशन. तो हाउ मच इट इज? 10/36. और रिड्यूस करेंगे 5/18. 18 में से 5 चांसेस है कि एक पर ही 7 आएगा. पहले पे आएगा तो दूसरे पे नहीं, और दूसरे पे आएगा तो पहले पे नहीं आएगा. आ रहा है आपके ध्यान में? वंस वाला समझ में आ गया? कुछ पूछना है? ये अपने को खुद फॉर्मुलेट करना पड़ता है, पे फॉर्मुलेशन ही रहता है.
लॉजिक लगाना पड़ता है। यानी शब्द का अर्थ क्या है वो समझना। वंस, वंस माने पहले पे भी चलेगा, पर उस केस में फिर दूसरे पे नहीं होना, दूसरे पे नहीं होगा तो पहले पे होना। ये दो कंडीशंस का कवर कर रही है वंस वाली इवेंट को। अब इस पे आओ, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस आए, एक बार आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, स्कोर 7 आए, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 7, स्कोर नॉट गेटिंग 7। तो स्कोर 7 कब नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 7 कब नहीं आएगा? पहला इवेंट हुआ, पहले इवेंट में पहले टॉस हुआ और उसमें नहीं आने के चांसेस कितने हैं? 5/6। और दूसरा इवेंट, दूसरी बार टॉसिंग, उसमें भी नहीं आने के कितने हैं? 5/6। और इनमें प्रोडक्ट आएगा। मल्टीप्लीकेशन लॉ, मल्टीप्लीकेशन क्यों आए यहाँ पर? 7 कब नहीं आएगा? पहले में भी नहीं आएगा और दूसरे में भी नहीं आएगा, तब 7 इन टोटल आएगा ही नहीं, पहले टॉसिंग में और दूसरे टॉसिंग में। पहले में नहीं आने की 5/6, दूसरे में नहीं आने की 5/6, और ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पहले में 7 नहीं आना, दूसरे में 7 आने या नहीं आने को अफेक्ट नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। 7 यहाँ भी नहीं आना, 7 यहाँ भी नहीं आना, यानी पहले में 7 नहीं आना इंटू दूसरे में 7 नहीं आना, तो यहाँ पर लगा है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आइडियाज पूरी डेवलप हो जानी चाहिए, कौन से केस में फॉर्मुलेशन कैसे करनी, स्टेप बाय स्टेप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेरिमेंट को पूरा समझने की कोशिश कीजिए। तो 1 माइनस 25/36, so 36 माइनस 25/36, तो कितने चांसेस है कि कम से कम एक बार तो भी 7 मिल जाए? इस 1 माइनस 7 नहीं आना इज इक्वल टू 11/36। इज इट? तो बी पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अब आते हैं सी पॉइंट पर। ट्वाइस, 2 बार टॉसिंग हो रही है और दोनों ही बार 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग 7 ट्वाइस, 7 2 बार आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहाँ पर भी 7 आए, पहले टॉसिंग में, टॉसिंग 1 में, और टॉसिंग 2 में भी 7 आए, 7 एंड 7, ट्वाइस 7, 7 एंड 7 विल गिव यू 2 टाइम्स 7। दोनों भी इवेंट इंडिपेंडेंट है, इस पे 7 आना इसको प्रभावित नहीं करता, ना ही दूसरे पे 7 आना इसको प्रभावित करता है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। 2 बार 7 कब आएगा? जब इसके पास भी 7 आ गया और इसके पास भी 7 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इस पे भी 7 चाहिए, उस पे भी 7 चाहिए, टॉस 1 में भी टॉस 2 में भी, इंडिपेंडेंट है इवेंट्स, तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। तो पहले टॉसिंग में 7 आएगा, पहली टॉसिंग में 7 आएगा,
या फर्स्ट वाले टॉसिंग में 7 आएगा, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और दूसरे इसमें भी उतनी रहेगी 1/6, तो इट इज 1/36। तो 36 में से एक चांस है कि 7 आएगा, दोनों भी टॉसिंग्स में। पहले वाले का भी आउटकम 7 आएगा और दूसरे टॉसिंग की भी आउटकम स्कोर 7 आएगा। इसके चांसेस 36 में से एक बार है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल भी आपको पसंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है।